हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि शहर में खुलूस ना हो, पर जहां हो उम्मीद बस वही नहीं मिलता। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, एक दो दिन से सौरभ राज बेहड़ का मामला, जो एक बड़ा निंदनीय घटनाक्रम था, दुखदाई घटनाक्रम था बेहड़ परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात शॉकिंग इंसिडेंट था इस पूरे शहर के लोगों के लिए, मुझ जैसे पत्रकारों के लिए भी। इस तरह के हम लोगों ने इंसिडेंट्स देखे नहीं थे। उस मुद्दे में पिछले एक दो दिन से कुछ प्रश्न लगातार जनता के बीच में चल रहे थे और कुछ लोगों द्वारा उठाए भी जा रहे थे। उन्हें ये कह सकते हैं कि जो इस पूरे घटनाक्रम में शायद पुलिसिया कार्रवाई का शिकार भी हुए, पुलिसिया जांच के दायरे में आए, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे कि पुलिस की कार्रवाई में। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मेरे अपने सूत्रों ने मुझे बताया है कि सौरभ बेहड़ पर पुलिस कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और जिन धाराओं में जो सुसंगत धाराएं पहले लगाई गई हैं, जो साजिशकर्ता का सहयोगी माना गया इंदर नारंग, हालांकि वो अप्रूवर बन गया, सरकारी गवाह बन गया, तो हल्का सा उसके ऊपर पुलिस का एक नरम रहा है हाथ, लेकिन सौरभ बेहड़ पर कमोबेश वही धाराएं लग रही हैं। और इसमें और थेसिस करने के बाद ये भी पता लगा है कि अगर षड्यंत्र की धारा भी सौरभ बेहड़ पर लगती है, तो भी चूंकि इस मारपीट की घटना में किसी की जान नहीं गई या किसी पर इस तरह का प्रयास नहीं हुआ कि उसकी जान जा सकती थी, जो स्टैंड नहीं करती थी, इस तरह की धाराएं नहीं थी 307 वाली जो पहले आईपीसी में होती थी। अब बीएनएस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उस धारा में क्या है। और जो कॉन्स्पिरेसी की धारा होती थी 120 बी की आईपीसी में, अब वो बीएनएस में बदल के जो भी हो गई हो, उसके तहत भी अगर मुकदमा बनता है तो सौरभ बेहड़ को जमानत इसमें मिल जाएगी, लेकिन वह साजिशकर्ता माना जाएगा। तो लोगों का जो आक्रोश है वो बिल्कुल जायज है कि इस घटनाक्रम ने पूरे शहर को उद्वेलित किया, और बेहड़ जी के आवास पर जितने भी लोग हजारों की संख्या में पहुंचे थे अपना समर्थन देने के लिए, उनकी भी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और हर समाज के लोग, हर संगठनों के लोग, चाहे व्यापारिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, वहां पहुंचे थे, और सबको कहीं ना कहीं विश्वासघात का एहसास हुआ था कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। और स्वयं बेहड़ सबसे बड़े जो इसमें जो भुक्तभोगी बनकर निकले वो बेहड़, तिलक राज बेहड़ स्वयं थे। तो सौरभ राज बेहड़ के जो मुकदमे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, उनका पटाक्षेप होने वाला है, और मेरे अपने सूत्रों ने मुझे बताया कि बहुत जल्दी, शायद आज ही, अगर गिरफ्तारी का प्रावधान होगा तो गिरफ्तारी होगी। और अगर जैसे इंदर नारंग को बेल मिल गई थी, ऑन हैंड बेल मिल गई थी सीआरपीसी की 41 के नोटिस तरमीम कराने के बाद, तो हो सकता है उसे भी बेल मिल जाए, क्योंकि इसमें किसी को जान नहीं गई। अब दूसरा प्रश्न जो हवा में तैर रहा है, और वो ये है कि आईसीयू में कैसे भर्ती रहा। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख है ये कहने में कि कुछ लोग इसको भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक डॉक्टर, मैं डॉक्टर फुटेला का यहाँ पर जिक्र करूंगा क्योंकि उनके अस्पताल में आईसीयू में सौरभ बेहड़ एडमिट रहा। 18 जनवरी की ये घटना थी, और 19 की रात वो वहां रहा, और 18 की रात को रहा, 19 की रात को रहा, 20 की सुबह उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि सौरभ ने अपनी किडनी अपने पिता को दे रखी, और एक किडनी के सहारे वह भी अपना जीवन यापन कर रहा है, जीवन चला रहा है। तो ऐसे में एक डॉक्टर जो शहर से बाहर था 18 तारीख को, और 19 तारीख को पहुंचता है, एक चिकित्सक जिसे भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है, और माँ बाप भी, उस समय तक किसी को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी एंड एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, हम लोगों को नहीं पता था कि ये इसने स्टेज किया, ऑर्केस्ट्रेट किया है, ये खुद ही इसने सब हमले की कहानी बनाई है, हम लोगों को नहीं पता था। तो सेम इज द केस विद द डॉक्टर। डॉक्टर को भी यही लग रहा था कि मरीज मेरा खतरे में है, और चूंकि डॉक्टर साहब खुद यहाँ नहीं थे 18 तारीख की रात को, डॉक्टर फुटेला, वो 19 को पहुंचे हैं, तो तब तक फर्ज था बाकी सबका, क्योंकि उल्टियां सौरभ को लगातार आ रही थी। मैंने खुद देखा था, मैं कमरे में जब गया था तो सौरभ राज बेहड़ उल्टियां कर रहा था, और मैंने भी जो उस समय शायद लिखा था, यही लिखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो किया नहीं था उस दिन, मैंने यही लिखा था कि सौरभ की उल्टियां नहीं रुक रही हैं, और वो चिंता करने का विषय था, एक चिंतनीय विषय था। और इसके अलावा चूंकि एक किडनी उसने अपने पिता को दे रखी है, तो ये एक अंदाजा, जो रात 1:30 बजे भी जब एमआरआई और सीटी हुआ है, सीटी स्कैन, उसमें परिवार की जो प्रमुख चिंता थी वो यही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हिस्से में कहीं कोई चोट लग गई हो जिसकी वजह से उल्टियां ना रुक रही हो, या सर पे ऐसी कोई चोट हो। तो डॉक्टर तो वही सुनेगा जो मरीज कह रहा है। लोग ये दलील दे रहे हैं कि डॉक्टर तो इतनी फैसिलिटी होती है उनके पास कि वो अंदर देख लेते हैं, बॉडी स्कैनिंग कर लेते हैं। तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो यार। ऐसा कहने से पहले एक शहर के रेप्यूटेड डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर जो पिछले 3 दशकों से अपनी पत्नी के साथ सेवाएं दे रहे हैं इस शहर को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए उनके चरित्र पर उंगली उठाते हुए। उस डॉक्टर के चरित्र पर जिसने ना जाने अनगिनत जीवन बचाए, कितने जीवन उस व्यक्ति ने बचाए हैं, और इस शहर में कितने बच्चे उनकी पत्नी के हाथ से
जन्मे हैं उनकी पत्नी द्वारा इलाज दिए जाने से, और आज उनमें से कई बच्चे इंक्लूडिंग मेरा बच्चा आज बहुत अच्छे मुकाम पर है। मेरे दोनों बच्चे उन्हीं के हॉस्पिटल में जन्मे हैं और मुझे बड़ा उनका एहसानमंद हूँ कि उस दौरान उन्होंने मेरी पत्नी का पूरा ध्यान जिस तरीके से रखा था। तो डॉक्टर वाकई भगवान का रूप भी होते हैं, तो उन पर उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं। और यहाँ तो और आज तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि डॉक्टर फुटेला को खत्री समाज से आने के लिए उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये कहाँ ले जाओगे भाई तुम लोग इस शहर को? ये शहर पहले ही 2011 में दंगों की आग में झुलस चुका है। तब तो धर्म के नाम पर लड़ाई थी, धर्म के नाम पे आज भी तुम लोग बिल्कुल एक दूसरे को काटने के लिए तैयार खड़े हो। अब तुम जातियों के नाम पर बांटोगे। एक तरफ तो कहते हो एक हो तो सेफ हो, दूसरी तरफ से देसी, पंजाबी, ये पर्वतीय, ये पूर्वांचली, ये क्या क्या तुम लोगों ने लगा रखा है भाई? तुम्हारी घटिया राजनीति के चक्कर में रुद्रपुर में रहने वाले 4 लाख लोग या 3 लाख लोग परेशान होंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक डॉक्टर को तुम ये कह रहे हो कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए कि उसने आईसीयू में क्यों भर्ती किया। अरे जो साजिश करता था सौरभ राजभेड़, उसके ऊपर पुलिस आज कार्रवाई कर रही है। और अगर वो झूठ बोल रहा हो डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर साहब मुझे उल्टियां आ रही हैं, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है, मशीनों के सारे चेक ही तो करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इवेंचुअली तो मरीज की ही सुनेगा कि मरीज को दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पूरे 24 घंटे यहां डॉक्टर फुटेला मौजूद नहीं थे, उन पर आप लोग उंगली उठा रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने तीन दशक लगा दी अपनी जीवन के सेवा देने के लिए। अरे ठीक है, आप लोग तो ये कहोगे कि पैसा भी तो कमा रहे हैं वो, तो कौन आदमी है जो पैसा नहीं कमा रहा? मैं भी पत्रकारिता करता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है, पैसे के लिए हर आदमी काम करता है, अपने बच्चों को रोटी खिलाता है। लेकिन तुम डॉक्टर के पेशे को भी जाति के चश्मे से देखने लगे। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। तुम्हें जिस पर लानत फेरनी चाहिए वो साजिश करता है सौरभ राजभेड़, और तुम लानत किस पे फेर रहे हो? डॉक्टर फुटेला पर, तिलक राजभेड़ पर, जो तराई का कद्दावर नेता आंसुओं से रोया है, जिसने हाथ जोड़कर समाज से जितने लोग वहां पहुंचे उनकी पंचायत में, उनसे और यहां तक कि पुलिस से, और यहां तक कि उन परिवारों से भी जिन परिवारों को पुलिस ने इंटेरोगेट किया था, उनसे भी उस आदमी ने माफी मांग ली। तुम्हें वो सब नहीं दिख रहा? तब भी तुम्हारे प्रश्न नहीं खत्म हो रहे। उस आदमी ने रूंधे गले और बहते आंसुओं के बीच अपने बेटे को अपने से अलग करने की बात कही। और कुछ निर्लज्ज तो ऐसे हैं, कुछ निर्लज्ज कहूंगा मैं उन्हें, जिन्हें शायद भगवान का भी डर नहीं है, जो शायद भगवान को मानते ही नहीं है। उन्होंने मेरे ही ब्रॉडकास्ट में लिखा है कि अगर बेहड़ अपने पुत्र को अपनी जायदाद से अलग कर रहे हैं तो उसकी किडनी भी उसे वापस कर दें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतने बड़े बोल ना बोलो कि भगवान कभी वो स्थितियों में तुम्हें डाल दे तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। मतलब ये इंसाफ दिखा रहे हैं लोग। कितनी घटिया, कितनी विकृत, कितनी निकृष्ट और कितनी कलुषित सोच है आजकल के लोगों की। संतोष गुप्ता जी, मेरे पिताजी का घुटना टूट गया था, फुटेला सर जी ने उसको पहले जैसा मजबूत कर दिया। देखिए, डॉक्टर का पेशा है, हर डॉक्टर का हाथ हर एक को सूट नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि फुटेला जी कोई स्वयं में भगवान है, लेकिन डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा रूप माना जाता है। हो सकता है बहुत केसेस फुटेला जी के भी खराब हुए। ये नहीं कि मेरे दोनों पुत्रों और अन्य सैकड़ों बच्चों की तरह उनके यहां सभी सही बच्चे जन्मे हो सकता है किसी को डिलीवरी के टाइम दिक्कत भी हुई किसी महिला को, लेकिन इस तरीके से हम चश्मा नहीं बदल सकते अपना। एक डॉक्टर अपना पेशा कर रहा है, आप डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, डॉक्टर की जांच होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे डॉक्टर तो वही करेगा जो मरीज उसे बताएगा। मैं बताता हूं आपको, अभी बीते दिनों मेरे सर में दर्द हुआ था। मैं अपने एक दोस्त जो डॉक्टर है उनके पास गया, एक दिन उनका इलाज किया, मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल गया, उन्होंने मेरा सीटी स्कैन तक किया और कहा नॉर्मल है सब कुछ, सर दर्द क्यों नहीं जा रहा। तो डॉक्टर मुझे दवाइयां देते रहे। इवेंचुअली वो प्रॉब्लम पेट की वजह से थी, पेट का इन्फेक्शन था जिस वजह से सर दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर तो वही जानेगा ना जो मरीज उसे कह रहा है। मरीज उसके सामने उल्टियां कर रहा है, उसका स्टाफ उसे दिल्ली फोन करके बता रहा है कि मरीज उल्टियां कर रहा है, तो क्या करें? तो उसे आईसीयू में एडमिट करना ही पड़ेगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। खासकर ऐसा मरीज जिसने एक किडनी घोषित रूप से अपने पिता को दे रखी है। अगर वो झूठ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो उसका जिम्मेदार वो है, डॉक्टर थोड़ी है। और आप लोग तिलकराज बेहड़ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने सुखवंत हत्याकांड में, अंकिता भंडारी हत्याकांड में इतनी मांग उठाई थी? मैं बेहड़ को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बेहड़ की जो गलती थी, जो पंचायत उन्होंने बुलाई थी, उस पंचायत में जो उन्होंने हुंकार भरी थी, उस गलती का खमियाजा वो भुगत चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरा अपना सिक्का खोटा था और मैं सबसे माफी मांगता हूं। रूंधे गले से और रोते हुए उस व्यक्ति ने, जो जिसको समर्थक लोग तराई का शेर कहते हैं, उससे रोते हुए माफी मांगी। आजकल के स्कूलों में अगर शिकायत बच्चों की आ जाती है ना, तो माँ बाप वहां सॉरी नहीं बोलते अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को इतना डिफेंड करते हैं। उस आदमी ने बड़ा जीवट दिखाया है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि उसका अपमान। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए और इस तरह की बात करने वालों को करारा जवाब देना चाहिए। मैं आज देख रहा था, एक नेता पूरे खत्री समाज को गाली दे रहा था। नेता तो है ही नहीं, खैर वो
क्या है वो भगवान ही जाने। पूरे खत्री समाज को गाली दे रहा था, गंदी गंदी गालियां। मैं भी पंजाबी समाज से आता हूं, लेकिन मेरे मन में जाति की कोई भावना नहीं है। मेरे लिए सभी हिंदू मेरे भाई हैं, सभी सिख मेरे भाई हैं, सभी ईसाई मेरे भाई हैं। जो भी भारतीय है, जो भी भारतीय है, वो मेरा भाई है, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, कलर, रिलीजियस और क्रीड। मैं सबसे प्यार करता हूं, सब मेरे भाई हैं। और मैं चाहता हूं यही प्रेम की सोच आपको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि देसी समाज की बदौलत इस शहर का तुम्हारा पेट भरता है। अरे भाई, देसी समाज की बदौलत किसी भी समाज का पेट नहीं भरता। सब समाजों के समग्र विकास से ही पूरा समाज आगे बढ़ता है। सब समुदायों के, सब एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अलग नहीं है। आज अगर किसी धर्म या किसी संप्रदाय या समुदाय या वर्ग के लोग ये समझे कि हम रोटी चला रहे, तो ऐसा नहीं है भाई। ये वो समाज, वो दीवार है जिसमें हर ईंट का अपना महत्व है। उसी तरीके से देसी, पर्वतीय, जट, जाट, जितनी भी जातियां, जितने भी समुदाय यहां रहते हैं, सबका रुद्रपुर के विकास में, रुद्रपुर की आर्थिकी में बराबर योगदान है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ये रुद्रपुर बहुत कुछ झेल चुका है पहले ही। 2011 के दंगों में हमने तपिश झेली है, तपिश, नफरत की तपिश। 4 लोग मर गए थे उसमें। तो क्यों कर रहे हो यार घटिया अपनी राजनीति के लिए इस तरह की हरकतें? समाज को बांटने का काम, समाज को जोड़े जाने की आवश्यकता है, समाज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी समुदाय को यह नहीं कहता कि वो श्रेष्ठ है, वो सब श्रेष्ठ है, मेरी नजर में सब श्रेष्ठ है। पर्वतीय समाज के लोग हों, पूर्वांचल समाज के लोग हों, देसी समाज के लोग हों, सिख भाई हों, मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों, ईसाई भाई हों, किसी भी, खत्री समाज हो, कोई समाज हो, जितनी आप जातियां गिन सकते हैं गिनिए, मेरी नजर में सब श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सब भगवान की बनाई हुई कृति हैं। मैं भगवान भोलेनाथ को मानता हूं, महाकाल का तिलक अपने सर पे धारण करता हूं। तो मेरा मानना यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी मेरे भोलेनाथ ने बनाए हैं, और जो चीज मेरे भोलेनाथ ने बनाई है मैं उससे प्यार करूंगा। मैं इंसान, तो अगर भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड को चलाते हैं, मैं ये मानता हूं, तो क्या आप में से कोई मुझे आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि मुसलमान फिर किसने बनाए, सिख किसने बनाए? भाई मैं तो यही मानता हूं कि मेरे भोलेनाथ ने सब कुछ बनाया, और मेरे भोलेनाथ ने जो बनाया मैं उसे प्यार करूंगा, बशर्ते वो समाज की जो परिपाटी है उस पर चलता रहे। और समाज की परिपाटी ये नहीं कहती कि आपने निजी स्वार्थों और राजनीति के लिए आप एक डॉक्टर को, एक बड़े सम्मानित, बड़े प्रख्यात डॉक्टर को आप प्रश्न चिन्ह लगाएं, आप उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और शर्म आनी चाहिए उसको जो ये कह रहा है कि खत्री समाज की रोटी हमारी बदौलत चलती है। क्या हुआ? बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी पड़ी। तो क्यों बोलते हो ऐसी चीजें? क्यों बोलते हो जिससे वैमनस्य फैले? और रही बात सौरभ राजभेड़ की, तो उसके कुकृत्य के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, और कानून सम्मत उसे सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी, मिल रही है। आज ही आज में आप लोगों को, हम लोगों के माध्यम से ही, जो भी संचार माध्यम उपयोग करते हैं, पत्रकारों के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी आज रात तक कि सौरभ के मामले में जो भी होता है, चाहे गिरफ्तारी हो, और अगर वो लोग जैसे इंदर नानक की जमानत होगी, अगर जमानत हो सकती है उन केसेस में, तो जमानत जो भी हो, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई होगी। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सौरभ बेहड़ उसके पुलिस की जीडी में ऑलरेडी है। जनरल डायरी जो पुलिस की होती है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि पुलिस थाने के चक्कर तो नेता लोग बहुत लगाते हैं। जो नेता लोग देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे जीडी क्या होती है। जीडी में चढ़ गया तो सौरभ राजभेड़ को उस मुकदमे से कोई बाहर नहीं कर सकता। और सुन लीजिए, यहां अगर बेहड़ के रसूख की बात होती, सब लोग बेहड़ के रसूख की बात कर रहे हैं, तो बेहड़ पुरजोर कोशिश करते कि उनके बेटे का नाम बाहर आ जाए, लेकिन बेहड़ ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही। और दूसरी बात और बता दूंगा आपको, सार्वजनिक तौर पर बेहड़ ने एक बात और कही है कि मैंने अपने पुत्र को अपने से अलग किया है, लेकिन मेरी पोती यानी कि सौरभ राजभेड़ की पुत्री और सौरभ राजभेड़ की पत्नी, वो उनके बच्चे हैं, उनका हक उन्हें जरूर मिलेगा, और उन्हें मेरे से अलग कोई नहीं कर सकता। तो आप उस पिता की तरफ ऐसी उंगलियां उठाते हैं, उस डॉक्टर की तरफ उंगलियां उठाते हैं, समाज को गालियां देते हैं। क्या है यार? मत करो भाई, मत करो ये सब रुद्रपुर में। तुम लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया, पैसे भी कमा लिए, वैध अवैध तरीके से जैसे भी कमाए। अब तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए शांत रुद्रपुर रहने दो। हम लोग इतने धनी नहीं है तुम लोगों की तरह कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सकें, 4-4 अपने साथ बॉडीगार्ड रख सकें या पुलिस प्रोटेक्शन ले सकें। हमारे बच्चों को शांति से रहने दो, पढ़ने लिखने दो। और वो डॉक्टर जो अपना काम कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उन पर भी इस तरह का आरोप मत लगाओ। क्या पता कब उस डॉक्टर की तुम्हें जरूरत पड़ जाए, तुम्हारी जान बचाने में वही डॉक्टर फुटेला काम आए। तो इस तरह के शब्द मत बोलो जिसके लिए बाद में पश्चाताप हो। तो दोस्तों, यही सब मैं कहने आया था। प्लीज रुद्रपुर को चमन बने रहने दीजिए, मत उजाड़िए इसको। ये छोटी सी जरा सी राजनीति के लिए गांधी पार्क में खड़े हुए कैमरा लेकर और गालियां दे रहे हैं साहब। जिसे देखो वो आजकल सोशल मीडिया का महारथी बना हुआ है, इन्फ्लुएंसर बन गया है, पत्रकार बन गया है।
कोई शर्म हया हो तो इस तरह की हरकतें मत करो। इस शहर को अपना मानो, इस शहर के लोगों को अपना मानो। इस महाकाल को अगर मानते हो, हिंदू हो ना, तो कहा जाता है कि जो शिव जी के 3 त्रिशूल हैं, पता है ना, पढ़ लेना अगर ना पता हो तो, किस काम में आते हैं त्रिशूल 3, वो जो 3 नोक होती है उसकी। अंधकार मिटाने के लिए तो शिव नहीं आए थे भोलेनाथ। और वो महादेव से सीखो कि उन्होंने कैसे हलाल विष पी लिया था, नीलकंठ कहलाए। तो उस महादेव ने सबको बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबको महादेव की संतान मानता हूं, सब मेरे भाई। मत बांटो रुद्रपुर को, हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना है। और एक चिकित्सक को कलंकित मत करो इस तरीके से। गलती उस पेशेंट की थी, उस मुख्य साजिशकर्ता की थी, उसको कानून सम्मत सजा मिलेगी। और ये प्रश्न अगर नहीं मिलेगी, हम उठाते रहेंगे। और तीसरी बात, उस बाप की व्यथा समझो, उसको राजनीति के चश्मे से मत देखो। भगवान ना करे कभी तुम्हारे साथ यही स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ना उगलते बनेगा ना निगलते। भेड़ ने तो हौसला कर लिया। अगर मैं यहां बात करूं, अंकिता भंडारी के मामले में तुम लोगों ने कौन सा हौसला दिखाया था भाई? बीजेपी के लोग तो कांग्रेस का पुतला फूंकने निकल पड़े थे। शर्म आनी चाहिए। तब कहां गया था इंसाफ की मांग का जो प्रश्न आज उठ रहा है? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स लिख रहे हैं आज सौरवराज बेहड़ को सख्त से सख्त सजा होनी। अरे होनी चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं भाई, होनी चाहिए, लेकिन बाकियों को तो मत घसीटो। बाकियों को किस लिए घसीट रहे हो? तो प्लीज रुद्रपुर को मत बिगड़ने दीजिए। पहले ही बहुत बिगड़ चुका है रुद्रपुर। ऐसा ना हो कि रुद्रपुर को जो बसाने वाले हमारे जैसे परिवार थे, हमारे दादा ने 1955 में यहां एंट्री करी थी। मेरे दादा स्वर्गीय शंकर दास आहूजा जी, और एक पंसारी का काम करते थे। इस शहर को कुछ परिवारों ने सींचा है, और हर जाति, हर समुदाय के परिवार थे उस समय। पूर्वांचल के लोग भी थे, पहाड़ के लोग भी थे, सिख भी थे, पंजाबी भी थे। किस किस को गिनोगे? तो उनकी मेहनत को इस तरह जाया मत करो, इस तरीके से मत करो। इस शहर का नाश मत मारो। जो बचा कुचा अमन प्यार है इस शहर में, वो बना रहने दो। और डॉक्टर जैसे पेशे को कलंकित मत करो। कलंकित इसलिए कि वो व्यक्ति पिछले 3 दशक से इस शहर की सेवा कर रहा है, वो और उसकी पत्नी, और आज सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है वो। तुम उन पर आरोप लगा रहे हो, शर्मा नहीं चाहिए। लगाओ सौरभराज बेहड़ पर आरोप, कोई दिक्कत नहीं है। उसने गलती करी है, भुगतान करेगा। कानून सम्मत जो भी चीजें होती हैं उसके खिलाफ होंगे। लेकिन जितनी आवाज आज मुखर कर रहे हो, ऐसी ही आवाज अंकिता भंडारी, सुखवंत सिंह हत्याकांड के लिए भी मुखर करनी चाहिए तुम लोगों को। तो विदा लेता हूं। पोस्ट अगर मेरी कंटेंट आपको ठीक लगे तो शेयर करिए, मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए। फिर मिलूंगा किसी और चर्चा पर। भारत माता की जय।